मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इलाहाबाद केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे मेहमान। आज इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पद्मश्री से सम्मानित वैज्ञानिक डॉक्टर अजय सोनकर से आशुतोष सुंदरम की भेंट वार्ता। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आशुतोष सुंदरम। हमारे मेहमान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस कार्यक्रम में हम किसी विशेष अतिथि को बुलाते हैं और रूबरू कराते हैं आपसे और उनके अचीवमेंट से, उनकी पर्सनैलिटी से और उनके जो क्रियाकलाप हैं उनसे। इसी क्रम में आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रयागराज के जाने माने साइंटिस्ट, एक्वा कल्चरल साइंटिस्ट, जिन्हें दुनिया पर्ल मैन के नाम से भी जानती है। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर अजय कुमार सोनकर का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि आपने प्रयागराज का गौरव बढ़ाया। इसी वर्ष आपको माननीय राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि तो है ही, प्रयागराज की बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम सब आपके साथ अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपका जो काम है, दुनिया जानती है कि आपने मोती उगाने को, मोती बनाने को एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाया जहां हमारे देश का कोई नाम नहीं था। ये एक बड़ा काम है जिसको सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज भी किया गया। ये काम आप कैसे करते हैं, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये बताइए, ये शौक आपको कैसे लगा मोती बनाने का? एक्चुअली मैं जब बहुत छोटा था जी, मुझे लगता है कि मैं 12 में पढ़ रहा था जी। तभी कहीं से मुझे एक रिपोर्ट मिली थी। एक नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन आती है, तो उसमें मैंने जापान के पल कल्चर के बारे में एक रिपोर्ट पढ़ी थी। डॉक्टर फ्रेडवार्ड थे, उन्होंने लिखी थी उसको। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, फोटोग्राफ्स बड़े सुंदर लग रहे थे। तो फिर उन्हें उसे खरीद ली और उसको पढ़ा जब मैंने, तो उसमें जैपनीज मोनोपोली को नरेट किया हुआ था उन्होंने। अच्छा, कि वो किस तरीके से इस पे हाँ, कि जापान उस समय पूरी दुनिया में इस फील्ड को डोमिनेट करता था और जैपनीज जो मोनोपोली थी, जो उसका तरीका था, तो वो बड़ा सरप्राइज करने वाला था। मैं दंग था कि अमेरिका जैसे देश के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, पूरी दुनिया में किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। पल कल्चर मतलब जैपनीज। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि पल कल्चरिंग प्रोसेस में जो मेजर रॉ मटेरियल है वो न्यूक्लियस है, सेल बीट न्यूक्लियस। उसका जो रॉ मटेरियल है वो जापान में नहीं मिलता है, वो मिसिसिपी रिवर यूएस में मिलता है। अच्छा। तो वो वहां से इंपोर्ट करते थे और अमेरिकन को भी नहीं मालूम कि ये न्यूक्लियस कैसे बनाते हैं। अच्छा, जापानीज उस पे काम कर रहे हैं और उसमें न्यूक्लियस वो बनाते थे और फिर ये साउंड किया वहां पर कि जैसे पल कल्चर सिर्फ जापान में होता है। अच्छा। तो ऐसा नहीं था, कई और कंट्रीज थी जहां पर भी पल कल्चर हो रहे थे। तो फिर मैंने कहा जैपनीज मोनोपोली क्यों है, वो क्या है? तो उस जैपनीज मोनोपोली को इस तरह से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ था कि अगर किसी देश को अपने यहाँ पल कल्चर करना है तो उसको एक्सपर्टीज, टेक्नोलॉजी जापान से लेनी है। अच्छा। तो ऐसा नहीं कि जैपनीज उसको सिखाएगा, आप सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे तो जैपनीज वहाँ के साइंटिस्ट या सर्जन आपके यहाँ जाएंगे और फिर वो न्यूक्लियस जो है वो अपने साथ लाएंगे, तो फिर वो सर्जरी करेंगे। सर्जरी के कारण 60% एनिमल तो जस्ट नेक्स्ट डे ही मर जाते हैं। अच्छा। लेकिन पे सबके लिए किया हुआ है और उसमें से जो 40% बचे, उसमें 20% जो इम्प्लांटेशन है वो रिजेक्ट कर देते थे। तो सिर्फ 20% थे जिसमें पल फॉर्म होता था और 20 पल्स में 5 जो है जेम क्वालिटी के पल होते थे और 15 जो है एवरेज क्वालिटी के या रिजेक्ट क्वालिटी के, या कोई मार्केट वैल्यू नहीं, कम वैल्यू है, कोई अच्छा खराब। लेकिन जो जेम क्वालिटी है वो सिर्फ 5 पल्स होते थे। तो आप सोचिए कि पल की कॉस्ट कहाँ चली गई। तो जब मैंने इसको पूरा पढ़ा तो मेरे जीवन की दशा ही बदल गई। मतलब आपने इसे एक चैलेंज की तरह। हाँ, मैंने कहा इत्तेफाक से हमारी फैमिली में, ये जहां मैं रहता हूँ मेरा सेटअप है, उस समय भी ये लैंड ग्रैंडफादर के टाइम से थी। तो उसमें एक पॉन्ड था, कोई एक्टिविटी नहीं होती थी, हम लोग कभी घूमने पिकनिक मनाने आ जाते थे। तो उस पॉन्ड में ये जो फ्रेश वाटर मसल्स हैं वो नेचुरली अवेलेबल थे। तो अब उसके बाद जब मैं उसको देखता तो मैं कहा यार ऐसे ही दिखता था, अगर टेक्नोलॉजी हो तो इसमें तो पल बन जाए। अब इसने मुझे थ्रिल कर दिया, मैं उसे देखता ही रहता था
कि यार ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और माने ना दिल की सिर्फ टेक्नोलॉजी के बल पे। ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ कोई एनवायरनमेंट अच्छा है या कोई खास प्रजाति सीप की पाई जाती है, ऐसा कुछ हो। तो इस तरह से मुझे इसमें इंटरेस्ट हुआ। ये प्रश्न मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि आप बेसिकली इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रहे, इंजीनियरिंग की आपने डिग्री ले रखी है और उसके बाद आप सीधे इसमें आ गए, एक्वा साइंस। ये पीसी मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मेरा सब्जेक्ट जी, था। आप मरीन साइंस में आ गए। जी। तो ये जो आपने बात बताई कि किस तरीके से रुचि हुई, इंटरेस्ट हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जज्बा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल, भले ही आपकी फील्ड कोई भी हो। लेकिन ये बताइए कि शुरुआती दौर कैसा रहा? हाँ, ये इसमें काम शुरू किया आपने? अब जब शुरू किया, आज मैं आपसे बात करते हुए बोलता हूँ फ्रेश वाटर मसल्स, टीरिया पेंगुइन, पिंक टाडा मार्गेटिफेरा, उस समय मैं कुछ नहीं जानता था कि इसको कहते क्या है। तो जैसे वहां पर जो लोग पॉन्ड के आसपास होते थे कहते थे ये सीप है, तो मैं यही जानता था कि ये सीप है जी। और आई वॉज नॉट नोइंग व्हाट इज द टेक्निकल वर्ड ऑफ यूजिंग फॉर दिस पर्टिकुलर, व्हाट इज द स्पीसीज, दैट नथिंग वाज डूइंग। तो मैं यहाँ पर सिविल लाइंस एरिया में एक साइंस कारपोरेशन था। अच्छा। हाँ, जहाँ हम कभी स्कूल के टाइम पे कोई छोटा मोटा सामान साइंटिफिक खरीदने जाया करते। देखा एक बेलजार में एक ये ऑयस्टर जो पर्टिकुलर सीप है, अब बाय फॉर द टाइम मैं सीप बोल रहा हूँ उसको इसीलिए कि उसी लेवल पे मैं पहुंच गया हूँ अभी। तो सीप प्रिजर्व किया हुआ था फॉर्मेलिन में जी। तो मैंने उससे पूछा ये कहाँ जाता है, ये क्या करते हैं आप, किसको देते हैं? तो कहा ये यूनिवर्सिटी में जाता है, जूलॉजी डिपार्टमेंट में, वो डिसेक्शन वगैरह करने के लिए एजुकेशन पर्पज से यूज करते हैं। तो फिर वो मैंने कहा कि वहां जाके पूछते हैं, वो जानते होंगे। तो अब वहां जाके नैनी में वो कुछ सेल्स निकाले मैंने पॉकेट में और लेकर के गया वहां यूनिवर्सिटी जी। तो उनके यहाँ जो प्रोफेसर थे या जो भी लेक्चरर थे, तो उनको मैंने कहा दिखाऊंगा, पॉकेट में अलाइव एनिमल रखा हुआ है। और हिम्मत ना पड़े मुझे कि वो क्या कहेंगे कि क्या करोगे ये। तो लेकिन एक दिन से कुछ वो डांट ही देंगे, कुछ ही पूछ लेता हूँ। तो मैं कहा सर, तो वो प्यार से बोले हाँ बोलो, कंधे पे हाथ रख दिया। तो मैं इंकरेज हुआ, मैंने कहा सर ये एक चीज़ पूछनी थी आपसे, ये क्या है सर? तो कहा ये तो मसल है। तो मैंने कहा मसल? नो नो नो, मसल दूसरा, वो MUSSEL। तो मैं कहा सर 1 मिनट में लिख लेता हूँ। तो मैंने लिखा मसल्स, MUSSEL। तब पता चला इसको मसल बोलते हैं। हाँ, क्या जानना चाहते हो ये? तो मैंने कहा ये जानना चाह रहा था ये खुलता कैसे है, खुलेगा कैसे ये? तो कहा इसको खोलना क्यों चाहते हो? अब मुझे ये लगे कि मैं उससे कहूँ कि मैं मोती बनाना चाहते थे, हंसेगा मेरे ऊपर। तो मैं कहा ऐसे ही सर कि कैसे खुलेगा, मैं सोच ही रहा था क्या बोलूँ। तो उन्होंने कहा ये बहुत सिंपल है, आप इसको एक किसी बर्तन में पानी में रखो और पानी को बॉयल कर दो। तो मैं कहा तब तो ये मर जाएगा सर। तो कहा फिर जिंदा खोल के क्या करोगे तुम? तो मैंने कहा इनको कुछ पता ही नहीं। मैं ठीक है सर, थैंक यू करके ये शुरुआती नॉलेज और शुरुआती ये दौर था। फिर ट्रे में रख करके लैब में, एक छोटा सा कमरा था उस फार्म हाउस के प्रेमिसेस में, उसको लैब बना दिया था। आपने शुरुआती दौर बताया जी। किस तरीके से आपका इंटरेस्ट आया और फिर कैसे आप इसमें आगे बढ़े। सीप क्या होती है, कैसे इसको खोला जाता है, क्यों खोला जाता है, ये जिज्ञासा बहुत अंदर से कैसा दिखता है, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, कुछ पता ही नहीं था। तो मैं करता क्या था कि ऑयस्टर्स को जब कोई रास्ता नहीं बचा कि कोई बता ही नहीं सकता, तो फिर मैं उसको वेंट्रल साइड को नीचे करके, अब ऊपर करके, अम्बो ऊपर नीचे करके, वेंट्रल को ऊपर करके पानी में ट्रे में इसे रख देता था सीप को। अच्छा। और देखता रहता था उसको कि थोड़ी देर में जी। कुछ समय के बाद मैंने देखा कि कुछ पानी मेरे ऊपर स्प्रे किया। अच्छा। कुछ मूवमेंट हुई तो मैं देखा तो एक जैसे पानी मेरे ऊपर स्प्रे हुआ। तो मैंने कहा ये क्या हुआ था? तो एक्चुअली उसने वाल्व को थोड़ा सा खोला था सांस लेने के लिए। अच्छा, सीप ने खुद ही खोला था। और जैसे मैं आगे बढ़ा उसने बंद किया तो पानी मेरे ऊपर स्प्रे हुआ उस पे। तो मैंने कहा अरे ये तो अपने से खोल लेता है। तो फिर मैं पेशेंस से बैठ करके देखता रहा और वहां पर कमरे में सिरिंज जो होती है ना, उसकी निडल का कैप प्लास्टिक का रखा हुआ था, वो ले लिया था कि अब खोलेगा तो बीच में डाल देंगे इसको कि बंद ना कर पाए। तो उसने थोड़ी देर बाद फिर खोला और मैंने उसमें डाल दिया और फिर उठा लिया। मैं कहा माय गॉड, अब दिख रहा है अंदर बॉडी कैसी है, क्या है ये। अब कोई बॉडी का पार्ट है जिसमें जो है ये पर्ल फॉर्म कर सकता है अगर उसमें कोई फॉरेन बॉडी इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। तो दिस वाज द थिंग, ये लेवल था। उस समय मैं सोचता था
मेरी हैसियत ये तो थी नहीं कि जो मैं जापान जाता या जापान मुझे सिखा देता या कुछ। तो मैं सोचता था काश कोई मिल जाए जो मुझे कुछ बता दे। बहुत क्रीविंग थी कि कुछ कहीं से नॉलेज मिल जाए। डॉक्टर साहब, हमें ये भी पता लगा कि आप किसी साइंटिस्ट के पास गए थे, उसने कहा कि ऐसा है कि मोती बनाना चाहते हो तो समंदर यहाँ ले आओ। हाँ, नहीं, एक्चुअली हुआ ये था कि इस प्रक्रिया में जो मैंने बताया, तो ये मुझे किसी ने एडवाइस किया कि आप जो है फिशरीज डिपार्टमेंट जाओ। अच्छा। तो उस समय यहाँ पर जो है फिशरीज डिपार्टमेंट एक हुआ, सेंट्रल का हुआ करता था, तो मैं वहाँ गया था। तो उसने जब सुना तो हंसने लगे। वो कहने लगे, यार मछली तो हम लोग यहाँ उगा नहीं पा रहे हैं। अरे यार, मोती समुद्र में होता है, पागल हो गया है ये। तो मेरे बहुत उन्होंने वो किया और मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि वो बड़े नाराज। मैंने कहा, सर वो ऐसे ही तो अरे दिखता उससे क्या होता है, वो समुद्र में मोती होता है, जापान में समुद्र में मोती होता है, पढ़े नहीं हो वहां पे। तो मैंने कहा अच्छा, कह जाके पढ़ाई लिखाई करो यार, ये क्या है, ये सब कहाँ से भूत सवार हो गया, हम लोग मछली तो यहाँ उगा नहीं पा रहे हैं, हम लोग तो बता रहे हो। तो ये उन्होंने कहा था, वो फिशरीज डिपार्टमेंट के थे। अच्छा, लेकिन लगन आपकी बनी रही। हाँ, और अंततः सफलता आपको मिली। अच्छा, मैं आज इस स्टेज पर जब पलट कर देखता हूँ उन सालों को, उस समय तो मुझे लगता था काश कहीं से कोई नॉलेज मिल जाए, कोई लिटरेचर मिल जाए, कहीं कुछ सुनने पढ़ने को मिल जाए या कहीं से नॉलेज मिल जाए। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाया, सिर्फ इसी वजह से कि मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। सीखने की प्रवृत्ति लगातार बनी। हाँ, और इसी वजह से मैं वो रास्ता खोज पाया। अगर कोई सिखाता तो वही सिखाता जो एग्जिस्टिंग काउंटर पार्ट था। तो बाद में सोचिए, ऐसा समय एक आया कि जापान को मैंने कंसल्टेंसी दी, मॉर्टेलिटी कंट्रोल करने के लिए उनको मैंने टेक्नोलॉजी दी। फिर मैं पर्पसली जाता था उनके यहाँ। मैंने सोचा ये यही लैब हुआ करती जहाँ कोई प्लेन नहीं उड़ सकता था इनके लैब के ऊपर से। तो ऐसे पेन निकाल करके रख देता था और फिर फोटो खींचता था। वो देखते थे गुस्से से कि ये फोटो खींच रहा, पेन इसलिए रख दिया कि साइज को वो कंपेयर कर पाएगा ये बाद में इन सब चीजों की। मैं पर्पसली और कि मना करे मुझे तो फिर मैं मना कर दूं कि मैं कुछ नहीं करूंगा। और सबसे पहले मैं पर्पसली कहता था कि आपकी जो मोर्टेलिटी है ऑयस्टर्स की, वो मैं तब आपको कुछ बता पाऊंगा जब मुझे पता चले आप करते क्या हो। तो सब कुछ मेरे सामने करो तो मैं देखूं, तो मुझे शायद कुछ पता चले कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये मुझे था कि पूरी दुनिया में कोई इनको देख नहीं सकता था काम करते वक्त। नाउ आई हैव गॉट द प्रिविलेज, I'll have to demonstrate. So I will have to dictate them that do it, we demonstrate what do you do, then I will tell you that what could be the probable problem with you, that you are facing the lots of mortality in your oysters. डॉक्टर साहब, जब आपने मोती बना लिया अपने प्रयासों से जी, तो वो 1994 में जब आप हवाई गए थे, हाँ, और मैं बहुत पेपर प्रेजेंट करने, एक्चुअली वो वाकया क्या? हाँ, जब मोती बन गया वो तो बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। मेरे फादर बहुत वरीड रहते थे मेरे लिए, सोचते थे कि अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। तो लेकिन डेट फिक्स थी कि इस दिन ये इसका रिजल्ट आएगा, जो इसने जो भी किया करता है ये। तो उस दिन लाइट चली गई। अच्छा। तो हम टेबल बाहर लेके आए, वहाँ ऑयस्टर्स को रखा, एक खाली ट्रे रखा, पानी रखा, सबकी जो है इसमें से चेक करते करते इसमें रखते जाएंगे। जैसे ही पहला खोला उसमें एक पल मिला। अच्छा। तो मैंने, अब फादर दूर से वहां देख रहे हैं, वो तो जानते हैं कि कुछ होना तो है नहीं। तो मैंने उसको, एक वॉच ग्लास था उसमें रखा और उसको देखा, रखा, फिर दूसरे को देखा, फिर तीसरे को देखा, फिर चौथे में शायद पल नहीं था। अच्छा। मैंने उसको अलग रखा। मैं उसको सोच रहा था इसमें क्यों नहीं फॉर्म हुआ। फिर उसको मैंने टैगिंग की तो उसके बारे में लिखने लगा, उसके साइज वाइज लिखा कि इसमें भी सर्जरी थी, ये इंसीजन भी है, सब कुछ है, इसमें क्यों नहीं फॉर्म हुआ। फिर एक में मुझे टेढ़ा मेढ़ा पल मिला। तो मैंने कहा ये क्यों, न्यूक्लियस था इसमें। तो उससे ये पता चला कि इसमें क्या हुआ था कि न्यूक्लियस रिजेक्ट हो गया था। तो जो टिश्यू था उसमें पल फॉर्म हुआ तो टेढ़ा मेढ़ा फॉर्म हो गया, न्यूक्लियस होता तो शेप रहता। तो मैंने उसको, मेरे लिए इंटरेस्टिंग था, उसको अलग किया, उसकी टैगिंग की, उसको लिखने लगा। और मैं एकदम बहुत सीरियस था, मुझे पता नहीं था कहाँ हूँ मैं, दुनिया के कहाँ पर हूँ, किस धरातल पे। थोड़ी देर में मुझे लगता है 34-35 पल इकट्ठा हो चुके थे इस प्रक्रिया में। तभी मेरे हाथ रखा उन्होंने कंधे पे। तो कहने लगा अरे घबराओ मत। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कह रहे हैं। तो ऐसे थोड़ा मोती बन जाता है।
तो हमने कहा क्या मोती में प्रॉब्लम? मैंने कहा ये बन तो गया। तो उन्होंने ऐसे देखा, कहा ये बन गया, ये मोती। मैंने कहा हाँ, अभी देखिए इसमें भी हो सकता है हो। तो देखा, हम गए देखिए, तो बॉडी इंसाइज किया, उसमें से पल निकला। वो तो के चेहरा देखा तो मैंने, तब फिर मैं वापस लौटा। मैंने कहा हाँ यार ये तो बन गया, मैं तो उसके डेटा में लगा हुआ हूँ। तो मैंने कहा ये लगता है इट इज अ टाइम टू स्माइल, ये बन गया। मैंने कहा हाँ। कहा ये तो कोई मानेगा नहीं, ये मोती बन गया। बार बार एक ही चीज रिपीट करेगा। अब ये हुआ कि अगर हम जाके सिंपली किसी को कहें तो मानेगा ही नहीं। तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की, अल्लाहपुर में, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज। मैं वहां गया, उनके साइंटिस्ट को बताया, वो अपने डायरेक्टर पास गए, सर ये कमाल की बात है, ऐसी सी बात करें हमको तो कहाँ है आप, तुम्हारा तालाब कहाँ है, तुम्हारी लैब? तो मैंने कहा नहीं मैं सर चलिए। कहा अब भी चलेंगे, अब भी अपनी बाइक यहाँ रखो, यहाँ पे हम अपनी गाड़ी से लेके चलते हैं। तो अपनी एम्बेसडर मुझे बिठाया और लेके आया सीधा। मैं उन्हीं के सामने तालाब में गया, सीप निकाला। कहा ये सब केजेस है? हमने कहा हाँ इसमें सब में सीप रखा हुआ। निकाला और ले गया लैब में, उनको उन्हीं के सामने धड़ाधड़। वो तुरंत लोग बुलाए, अरे जल्दी आओ, ये देखो कमाल हो गया। ये क्या, अरे तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। अच्छा हमें नहीं मालूम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है क्या। उन्होंने कहा इसके लिए प्रेस नोट बनाना पड़ेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस बनानी पड़ेगी, तो मैं सब कर दूंगा। आई वॉज वेरी हैप्पी कि ये कर देंगे, मेरे को क्या मालूम क्या कहना। अब मैं बकेट में और सीप रख के ढेर सारे, जो प्रेस क्लब था वहां, उनके बताए हुए टाइम पे सारे लोग पहुंच गए। उन्होंने फिर वो आके बैठे, डॉक्टर पी दास नाम था उनका, वो बैठे पहली जब दुनिया के साथ इंट्रोड्यूस हुआ से, इट वाज सम टाइम इन 1993। हाँ जी। अब उसके बाद तो फिर तांता लग गया। मैं कटरे में रहता था, किला शिवाला मंदिर के बगल में। अब वो निकले तो मंदिर पे कैमरा लेके, तो उस समय बहुत था, पूरी दुनिया से मीडिया आ रही थी, पूरे साउथ इंडिया से आ रहा, दुनिया दूसरे कंट्री से, कहाँ से सब। फिर उसी समय वो गिरीश कर्नाड ने कांटेक्ट किया, उन्होंने टर्निंग पॉइंट एक साइंस प्रोग्राम बनाते थे, तो उन्होंने किया। और कुछ ही दिन के बाद मुझे एक लेटर मिला, मिस्टर जॉन वाही। मैं कहा ये कौन है? पता लगा स्टेट ऑफ हवाई, अमेरिका के स्टेट ऑफ हवाई के गवर्नर थे जी। तो उन्होंने मुझे एज ए स्टेट गेस्ट अपने यहाँ इनवाइट किया था। उसके पहले मुझे ये लगता था कि ये इंडिया में पहली बार है। तो जब मैं वहां गया तो मुझे पता लगा ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में पहली बार है। कोई इसके पहले, क्योंकि न्यूक्लिएटेड जो पल था उसके पहले सिर्फ मरीन में था, वो पूरी दुनिया में एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, फ्रेश वाटर में कोई नहीं कर पाया था, ये पहली बार था। तो वहां जाके पता चला। और उस समय बहुत से लोग आते थे, तो जिस तरह क्वेश्चन करते थे मुझसे, ये हमारी हालत थी, किसी के सामने कुछ बोल नहीं सकते, तो वो आकर जैसे बच्चे कहते हैं खड़े हो जाओ बेंच पे, ऐसे खड़े हो जाते। जी सर क्या किया? हाँ सर वो फ्रेश वाटर वेसल्स में सर लेमेंडेंस मार्जिनलिस में सर सर्जरी की। और फिर वो, अब जब वहां गया अमेरिका, तो मुझे देखने के लिए मुझसे मिलने के 32 कंट्री से लोग आए हुए थे कि एक साइंटिस्ट है जिसने एक इन्वेंशन की। और मेरी बड़ी एम्बेरसिंग पोजीशन, आई वाज द यंगेस्ट, 17 साल मेरी उम्र रही होगी, और स्टेट गेस्ट था मैं वहाँ। आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और चूंकि मैं वहाँ स्टेट गेस्ट था, तो उन्होंने अमेरिकन फ्लैग के नीचे मुझको जो है पेपर प्रेजेंट करने के लिए दिया। अब मेरे को डर लगे। अच्छा, जो साइंटिस्ट पेपर प्रेजेंट करते थे तो मैं उनको जाके देखता था कैसे पेपर प्रेजेंट करते थे। मैंने तो अपनी पूरी स्टोरी जैसे लिख दी थी कि ऐसे ऐसे किया, स्टेप बाय स्टेप पूरा। हमें क्या पता पेपर क्या होता है, रिसर्च पेपर क्या होता है, तो वो हमने उसे प्रिसाइज वे में लिख दिया था। और उसमें स्लाइड्स थी हमारी खींची हुई फोटो की, जो दिल्ली से हमने डेवलप की थी, स्लाइड बना के, जैसे बताया था करीब 50-55 स्लाइड रही होगी। तो वो लगा देते थे, वो रिमोट दे देते थे, और आप चेंज करते जाइए, फिर बोलिए। तो मेरे को तो लगे ना कि अगर मैं उधर देखने लगूंगा तो मैं भूल जाऊंगा मैं कहाँ था। अब मैं क्या करूं? तो मैंने प्रैक्टिस की, कहाँ कहाँ स्लाइड है वहां स्टार बनाया, और मैंने देखे तो पैर कांपने लगे लोगों को देखकर। पूरे लोगों के सामने बोलना लाइव में पहली बार, इट्स वेरी इंटरनेशनल फोरम। तो मैंने बनाया, और जब पेपर गया तो तुरंत मैं कोई वो नहीं कि जैसे लोग आकर के एड्रेस करते हैं, कुछ नहीं, तुरंत कि दिस इज द पर्ल कल्चर प्रोजेक्ट, आई एम कंडक्टिंग दिस वे, तो करके जहां पर स्टार आए बटन दबा देता, कहीं हंसने की भी आवाज आती थी कि, और स्टार आए दबा देता था, और फिर उसके बाद पूरा पढ़ता गया। आधे घंटे का टाइम अलॉटेड था,
मुझे लगता है 12 मिनट के अंदर पढ़ के खत्म किया कि जान छूटे बस यहाँ से उतरे नहीं। खत्म किया और कहा दैट्स ऑल। अब वो लाइट धीमी हो जाती है उसमें, तो उनको समझ में कुछ आया नहीं बहुतों की। अच्छा। तो मैंने कहा, फिर बोला मैंने दैट्स ऑल, तो कहा ओके, फिर लाइट्स ऑफ। तो अब जो डॉक्टर सी रिचर्ड फासलर थे, ही वाज चेयरिंग द कॉन्फ्रेंस, वो क्वेश्चंस बहुत करते थे। तो मैं सोचता था कि वो ना रहे जब मेरा पेपर हो, देखा वो नहीं है। तो जब लाइट हुई तो देखा वो सामने बैठे हैं यमराज जी। अब वो आके सारे हाथ उठा रखा था सबने, जिनको जिनको क्वेश्चन पूछना था सबने हैंड रेस किया हुआ था। वो खड़े हुए, उन्होंने कहा स्टॉप एवरीबॉडी। तो आया, यू जस्ट गिव योर रिमोट टू मी, और जस्ट फिर उन्होंने पूरी स्लाइड पीछे की। कहा व्हाट इज दिस। अब मैं घबराया हुआ था, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई। मैं कहा सर दिस इज फ्रेश वाटर मसल। कहा दिस इज फ्रेश वाटर मसल, जेंटलमैन दिस इज फ्रेश वाटर मसल। और फिर स्लाइड 5-6 आगे बढ़ाई, व्हाट इज दिस। कहा सर दैट इज द एक्सट्रैक्शन। कहा दैट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल पावर। व्हाट इज दिस। कहा दैट इज न्यूक्लियस सर। कहा दैट इज द न्यूक्लियस, दिस द एक्सट्रैक्शन, दैट इज द फ्रेश वाटर मसल। सारे ताली बजाने लगे। मेरे कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये क्या। कहा ये जो आप पल्प दिखा रहे हो ये मरीन पल है, जो मरीन के अलावा कोई सोच ही नहीं सकता आज की तारीख में, और दैट यू आर डूइंग इन फ्रेश वाटर, इट इज द फर्स्ट टाइम। तो फिर उन्होंने कहा कि दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, गिव हिम द बिग हैंड। फिर क्वेश्चन पूछना शुरू किया, फिर इतना कॉन्फिडेंस मुझे आ गया। फिर मैं ऐसे सारे के जवाब देने के बाद मैं खड़ा हुआ था, और आप सोचिए कि उसके बाद जितने भी पेपर थे सब पोस्टपोन कर दिए, कि नेक्स्ट डे होंगे, रीशेड्यूल कर दिया उनको। सिर्फ मेरे बारे में ही पूरा दिन चर्चा हुई, मेरे ही पेपर पे। डॉक्टर अजय, ये बिल्कुल शुरुआती दौर था जो आपने हमारे श्रोताओं के सामने रखा कि किस तरीके से शुरुआत होती है, छोटी शुरुआत होती है, लेकिन आज आप उस मुकाम पे हैं जहाँ विभिन्न विश्वविद्यालयों में आपके लेक्चर्स होते हैं, अनेक इंटरनेशनल जर्नल्स में आपके लेख प्रकाशित हो चुके हैं, और विभिन्न देशों में जाके आप सेमिनार करते हैं, लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। बहुत बड़ा काम हो रहा है आपके द्वारा। ये जो फ्रेश वाटर में आपने मोती बनाए, फिर इसके बाद जो सी वाटर में होता है, मरीन में, फिर काला मोती आपने बनाया, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। ये क्या है और कौन सी टेक्निक काम करती है इसके पीछे, इस वेरिएशन के पीछे। नहीं, एक्चुअली क्या है कि जैसे काला मोती, गोल्ड पर्ल, ब्लैक पर्ल, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ द मरीन ऑयस्टर। अच्छा। तो फिर मैं फिर मुझे इंटरनेशनल जो एक्सपोजर हुआ, तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन सो मेनी कंट्रीज। फिर मुझे बुलाया था, मुझे कलाम साहब ने जब मुझसे मिले तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप इंडिया में प्रोजेक्ट शुरू करिए, एंड दिस कंट्री इज ग्रेट बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग द साइंटिस्ट लाइक यू, तो यू डू इट हियर। तो मुझे भी आई वॉज ड्रीमिंग कि अंडमान मैंने सर्वे किया था, तो मुझे लगता था अंडमान में वो ब्लैक पर्ल ऑयस्टर्स थे, ब्लैक लिप्ड ऑयस्टर बोलते हैं उसको, पिंटाडा मार्गेरिटिफेरा, तो उसमें मैं काम करना चाहता था। तो इस तरह मैं स्विच किया इंडिया में जी। और फिर मैंने अंडमान में परमिशंस मिलने के बाद फिर शुरू किया, 2003 में प्रोजेक्ट शुरू किया बिगनिंग में। और ये जो ब्लैक पर्ल है, ये पर्टिकुलर एक स्पीसीज होती है पिंटाडा मार्गेरिटिफेरा। अच्छा। वो प्रोड्यूस करती है, ये नेचुरल कलर होता है, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट स्पीसीज है, इसमें सर्जरी करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, दैट इज़ वाई लोग इसमें प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो हमने इंडियन स्पीसीज जो हमारी थी उसमें सर्जरी की टेक्निक डेवलप की, और एक बहुत अच्छी सर्जिकल टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की, और उसमें हमने बहुत बेहतरीन और वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्लैक पर्ल हमने प्रोड्यूस किया, उसमें आपने सुना होगा। नहीं, तो ये जो सर्जरी की टेक्निक आप बता रहे हैं डेवलप की, ये क्या टेक्निक है, कैसे डिफरेंट है ये? एक्चुअली क्या होता है कि पर्ल कल्चरिंग ऑपरेशन में एक पर्टिकुलर बॉडी का पार्ट होता है, इसे मेंटल बोलते हैं। अच्छा। वो जो है रोल प्ले करता है पर्ल फॉर्मेशन में या सेक्रेशन में। अच्छा। तो वो एक एनिमल से उस टिश्यू को, डोनर ऑयस्टर बोलते हैं उसको, उसमें से निकाल लेते हैं और उसकी ग्राफ्टिंग दूसरे ऑयस्टर्स की बॉडी में सर्जरी करके कर देते हैं। अच्छा। और साथ में एक सेल बीड न्यूक्लियस ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ये जो मेंटल है वो ग्रो करके उस न्यूक्लियस को इन्वेलप कर लेता है। अच्छा।
और फिर कंसेंट्रिक थिन माइक्रोलेयर्स गेट डिपॉजिटेड ऑल अराउंड द फॉरेन बॉडी। वो न्यूक्लियस के ऊपर वो फॉर्मेशन होने लगता है, बहुत कंसेंट्रिक लेयर्स, और वही पल बन जाता है। फिर एक गेस्टेशन पीरियड के बाद उसको सर्जरी करके वो निकाल लेते हैं। तो ये है जनरल टेक्नोलॉजी सर्जिकल ऑपरेशन ऑफ द ऑयस्टर्स, विच वे द कल्चर्ड पर्ल्स आर प्रोड्यूस्ड। लेकिन हमने जब सर्जिकल टेक्निक पे जब हम काम कर रहे थे तो हमको ये चीज मंजूर नहीं था कि ऑयस्टर्स को मारा जाए उसके मेंटल के लिए। जैसे 10 सर्जरी करेंगे तो एक ऑयस्टर्स को किल करना पड़ेगा उसका मेंटल लेने के लिए। तो हमको पल बने ना बने ऑयस्टर्स नहीं मरना चाहिए। तो हमने देखा कि हमें कुछ फ्री पल्स, नेचुरल पल मिले थे। तो हमने कहा उसमें तो कोई सर्जरी किसी ने की नहीं कि मेंटल को मार के उसमें जो है मेंटल को इंट्रोड्यूस किया। तो हमने एक उसके बॉडी में एक पर्टिकुलर एक एरिया को डिस्कवर किया जहां पर बिना मेंटल को जो है इंट्रोड्यूस किए हुए हम जो है सिर्फ फॉरेन बॉडी ट्रांसप्लांटेशन से वो पल फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत मेजर एक्टिविटी थी। तो हम जो है हमारे ऑपरेशन में किसी ऑयस्टर्स को मारने की जरूरत नहीं होती। और जनरली जापान में जब मोती निकालते हैं तो ऑयस्टर को मार देते हैं। अच्छा। वो सर्जरी नहीं करते, वो कॉस्ट आती है ना, सर्जरी करके आप निकालोगे और फिर उसके बाद उसको हील कराओगे, पोस्ट ऑपरेटिव केयर देना पड़ेगा, तो इट विल बी कॉस्ट। तो दे बट इस टेक्निक में जो हम यूज करते हैं, ऑयस्टर्स कैन बी रिपीटेडली यूज टू प्रोड्यूस अनदर पर्ल। अच्छा, हाँ, उसमें सेम टाइम जस्ट यू कैन इंट्रोड्यूस अदर न्यूक्लियस और वो उसमें सिमिलर क्वालिटी का एक पल और बन जाएगा। और फिर उसके बाद यू कैन रिलीज द ऑयस्टर्स फॉर रिप्रोडक्शन, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू किल दैट। तो ये तो एक बड़ा मानवीय पहलू है जो आपकी टेक्निक में है, और कहीं ना कहीं ये हमारी संस्कृति को रिफ्लेक्ट कर रहा है, भारतीय संस्कृति को, हिंदू जो हमारी कल्चर है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। वैसे भी ऑयस्टर जो होता है, जो ये ऑयस्टर कल्चर, ये प्रो एनवायरमेंटल जो है एक्टिविटी है। अच्छा, वो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो ऑयस्टर्स होते हैं ये फिल्टर फीडर होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस पर्ल कल्चरिंग ऑपरेशन एंड ऑल, अगर इसकी सिग्निफिकेंस को हम एनालाइज करें तो ये फीडिंग करते वक्त एक अकेला ऑयस्टर करीब 96 लीटर के आसपास पानी को ये प्यूरिफाई कर देता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, इट कैन रिटेन पार्टिकल एज स्मॉल एज 2 माइक्रोन, डीनाइट्रीफाइज द वाटर, मतलब नाइट्रोजन हटा देता है। जितने हार्मफुल पोल्यूटेंट्स हैं, इवन हैवी मेटल का जो इन्फ्लुएंस होता है वाटर में, उसको भी एकम्युलेट कर देता है। तो पानी इतना शुद्ध हो जाता है कि दूसरी प्रजातियों के लिए जो है वो जीवनदायी हो जाता है। इसीलिए जहां ऑयस्टर होगा वहां पर दूसरे भी प्रजातियां फल फूल रही होंगी। अच्छा, तो इसलिए ऑयस्टर बहुत कीमती जीव है और मुझे उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट रहती है। इसलिए मैं सोचता था कि पल ना बने, लेकिन ये नहीं मरना चाहिए। बिल्कुल सही सोच। तो yeah, that is why this was the approach. So I worked a lot for the to develop the technology that oysters should be, mortality should be controlled. तो क्या अब ये टेक्निक जो आपने डेवलप की और देशों में, खासतौर से जापान की मैं बात करूं, क्या वहाँ फॉलो कर रहे हैं इसको? उन्होंने इसको, हाँ, जैसे वहाँ पर एक बहुत मोर्टेलिटी है ही है। तो जब दुनिया में जब पल कल्चर को लोग इस तरह देखते हैं, बिफोर मी एंड जो है मेरे पहले तो जापानी था। आप एक माइलस्टोन है। हाँ, तो जापान अब क्या है, हमने तो बहुत से लोगों को सिखाया, जो भी जैसे जो मैं अमेरिका में हवाई में जो थी, तो मेरे लिए तो ये आई यूज टू ओपन सबके सामने सर्जरी करके देना, तो वो चीजें तो लोगों के पास हाथ से निकल गई, उनकी टेक्नोलॉजी जापान की। तो फिर वो मोर्टेलिटी उनके यहाँ बहुत है। तो अब जहां पर भी हमारी टेक्नोलॉजी गई वहां मोर्टेलिटी ना के बराबर है। तो जापान कंपीट करने की स्थिति में नहीं रहे, क्योंकि 60% एनिमल तो उनके सर्जरी कारण रह जाते हैं। तो दे हैड टू अडॉप्ट अवर सर्टेन टेक्नोलॉजी, पार्ट ऑफ सर्टेन टेक्नोलॉजी की वो मोर्टेलिटी को कंट्रोल कर सके। ये तो एक बहुत बड़ा चेंज आपने ला दिया मोती उगाने की फील्ड में, हम कह सकते हैं एक बड़ी उपलब्धि है ये अपने देश की और आपकी। अच्छा, ये मोती का साइज कैसे आप डिसाइड कर लेते हैं? आपने 42 mm का गणेशा, हाँ गणेशा हमने बनाया था टीरिया पेंगुइन में, गोल्ड कलर के, बहुत खूबसूरत। कैसे वो हमने पहले उसमें क्या किया था, एक न्यूक्लियस को जो है हमने कार्व किया था सेल में। अच्छा, गणेशा शेप में। उसके बाद उसको उसके मेंटल से इंट्रोड्यूस किया, और जब वो उसके कांटेक्ट में आ गया तो उस जगह के मेंटल को एक्टिवेट कर दिया, जो है बायोमिनरलाइजेशन प्रोसेस से।
और फिर उसको हटा लिया वो जो है जो न्यूक्लियस था, तो उसी प्रोपोर्शन में उसने सेक्रेट कर दिया और वो ग्रो करके गणेशा बना दिया। तो ये बहुत खूबसूरत गणेशा। अच्छा, साइज कुछ भी हो सकता है? तो वो तो बड़ा साइज का, टीरिया पेंगुइन इज अ वेरी बिग ऑयस्टर। अच्छा। तो उसमें जगह बहुत होती है, तो हमने उसके शेल में 42 mm का उस समय बनाकर इंट्रोड्यूस किया था, तो वो इतना बड़ा कर सकते हैं। और जो स्पेरिकल पल्स की जो साइज आप कहते हैं, जैसे हमने स्पेरिकल पल 22 mm का स्पेरिकल पल बनाया, तो वो कई बड़े साइज के ऑयस्टर्स होते हैं, तो हम बड़े साइज का न्यूक्लियस उसमें ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अच्छा। जैसे कि जापान का जो मैक्सिमम साइज का न्यूक्लियस होता था वो 18 mm था। अच्छा। हमने 22 mm का न्यूक्लियस बनाया, तो वही रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ, तो इसलिए हमारा न्यूक्लियस वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है न्यूक्लियस था। और सबसे उसमें जो है जो अमेरिकन ने एनालाइज किया, तो दे एनालाइज किए $30,000 एक पल की कीमत है, जो अमेरिकन, हाँ, जो इंडियन पल था। तो वो कहीं पर भी आसपास जापान का पल नहीं होता था उसके पास। तो दिस वाज बिकॉज ऑफ ये तो बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, क्या हम इसमें और भी शेप कर सकते हैं, जैसे आपने गणेशा की शेप? हाँ हाँ, तो क्या कुछ हाँ, प्रयोग किए इसके बाद? हाँ, हमने तो गणेशा, हमारे यहाँ कहते हैं ना, तो श्री गणेशाय की वो शुरुआत थी, तो गणेशा ही दिमाग में आया कि ये इमेज बनाते हैं, तो हम कोई भी इमेज बना सकते हैं। तो क्या प्रयोग किए इसके बाद? हाँ, या हाँ, नहीं, हमने बहुत सारे प्रयोग किए जो बहुत से डिक्लेयर नहीं किए, लेकिन ये मतलब ये टेक्नोलॉजी है। जैसे हमने गणेशा साहिब का जो है वो न्यूक्लियस बनाया और उसको बायो कोडिंग करके जो हमने उसको मेंटल को एक्टिवेट किया, तो कोई भी शेप बना करके हम कर सकते हैं उसमें, दैट्स नॉट इशू। डॉक्टर साहब, ये जो टिश्यू कल्चर पे आपने काम किया, जी, और आपके इलाहाबाद की लैब भी है जहाँ सुविधाएं हैं जी, जी, टिश्यू कल्चर की लैब है, सेल बायोलॉजी की। क्या, कैसे, अब आप इसमें क्या आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, किस पे आप काम कर रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि जब जैसा मेरा सारा ऑपरेशन तो मेरीन पे है, मैं अंडमान में काम कर रहा हूँ, तो जब ये कोरोना क्राइसिस हुई, जब ये पेंडेमिक आया, तो फिर सारी चीज़ें रुक गई, सारी एक्टिविटीज़ रुक गई। हम वहाँ पर तो जैसे हाउस अरेस्ट हो गए फिर, तो अब लेकिन हम में तो ऐसा है कि आई कैन नॉट रिमेन विदाउट वर्किंग, तो हम सोचते थे क्या करें। तो जो हमारा यहाँ पर इलाहाबाद में जो हमारा सेटअप है, तो उसमें हमारे ही कैंपस में पॉन्ड भी है, लैब भी है, उसी में एवरीथिंग, सारी फैसिलिटीज़ उसमें हैं, घर भी है। तो हम यहाँ आए कि हम यहाँ पर काम कर सकते हैं साइलेंटली। बात तो सारी चीज़ें रुकी हुई थी, लेकिन अंदर हम काम कर सकते हैं लैब में। तो बहुत समय से मैं टिश्यू कल्चर पे स्टडी कर रहा था, तो राइस यूनिवर्सिटी से मैंने जो है जेनेटिक कोड पे एक स्टडी की थी उस समय, कि कैसे जो है डीएनए एंड जेनेटिक कोड ऑपरेट होती है। तो उसमें मुझे जीन एक्सप्रेशंस के बारे में पता चली थी कि जो भी सेलुलर एक्टिविटी होती है बॉडी में, या किसी भी तरह की बायोलॉजिकल एक्टिविटी हमारे बॉडी में होती है, उसके लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैं इसको स्टडी करना चाहता था कि जीन एक्सप्रेशंस किस तरीके से काम करते हैं। तो मैं अपनी ही विधा में कर सकता था, अपने ऑयस्टर्स के साथ मैंने एक्सपेरिमेंट किए। तो उसमें मोटिव ये था, जैसे जो पर्ल होता है, इट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसमें दो तरह के कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। एक कैल्साइट कैल्शियम कार्बोनेट, वो कैल्साइट क्रिस्टलाइजेशन से जो है फॉर्म होता है, और एक होता है एरागोनाइट। तो जो एरागोनाइट है, यही पर्ली कंपोनेंट है, जिसकी वजह से हम पर्ल को जेम बोलते हैं, कि रत्न है। तो हमने मालूम किया है कि दोनों ये अलग अलग जीन के द्वारा जो है गवर्न होते हैं। तो जब हमें पता चल गया, तो हमने जो कैल्साइट क्रिस्टलाइजेशन वाले जो जीन थे, उसको हमने मैथिलेट कर दिया, उसको स्विच ऑफ कर दिया कि वो एक्सप्रेस ना हो। तो इस तरीके से पर्ल की क्वालिटी पूरी तरह से बदल गई। तो हमने फिर ये प्रिज्यूम किया कि जितने भी जीव हैं धरती पे, वो समुद्र से ही आए हुए हैं बेसिकली। तो ये ऑयस्टर्स के अंदर भी कोई ना कोई वो जीन जरूर होगी जो ब्लैक पर्ल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं होती। तो उससे डिकोड करने के बाद मार्गरेटी फेरा से ये पता चल गया। तो हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को इंट्रोड्यूस करके और वो इन्वायरमेंट दे करके उसकी एपिजेनेटिक्स को चेंज किया, और देखा कि वो एक्सप्रेस हो गया। और हाँ, और उस फ्रेश वाटर में ब्लैक कलर का पल बना, आप कापर गोल्ड और ब्लैक कलर का पल बन गया उसमें। तो इसके पीछे मकसद ये है कि अगर हम अब जीन को जो है कस्टमाइज कर पाए, तो किसी भी एनिमल में, ह्यूमन में, किसी भी एक्टिविटी को रोका या एक्सप्रेस कराया जा सकता है।
जैसे मान लीजिए कोई डेडली डिसीज है, कोई ट्यूमर फॉर्मेशन के लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं दिस पे। और जैसे आपने सुना होगा कि ज्यूरिख यूनिवर्सिटी के जेनेटिक मेडिसिन डिपार्टमेंट ने मेरे साथ जो एक टाई अप किया हुआ है, तो वो उनको पल्स में इंटरेस्ट नहीं है, वो इस जीन एक्सप्रेशंस को के मैथिलेशन और जिस तरह हम उसको कस्टमाइज करते हैं उस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि वो उसमें फ्यूचर देख रहे हैं कि फ्यूचर में जो थेरेपेटिक साइंस है वो इससे पूरी तरह बदल जाएगी। सिंपली हम जिस जीन को अनवांटेड एक्टिविटी को रोकना चाहते हैं उस जीन को हम मैथिलेट कर देंगे, उसको स्विच ऑफ कर देंगे। तो दिस इज द थिंग। तो ये टिश्यू कस्टमाइजेशन या जीन को कस्टमाइज करने से, जीन एक्सप्रेशन का कस्टमाइजेशन, जी, तो ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मानवता के लिए। नहीं, बिल्कुल, अगर इसका इस्तेमाल इस तरीके से किया जाए। और देखिए एक्चुअली क्या है कि ये सारी चीजें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपली मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखिए, आपको हमने कहा कि आप ऐसा करो, अपने खान पान को ऐसे कर लो, ये खाया करो, ये मत खाया करो, आप ऐसा करो, इतना श्रम किया करो, मतलब इतना फिजिकल वर्कआउट करो। तो आपने कहा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब मेरे को जो कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी अब नहीं हो रही है। तो जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम बॉडी में हो रही थी उसके लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल था, आपने जो अपनी लाइफ स्टाइल बदली उससे वो स्विच ऑफ हो गया। दिस इज द इपिजेनेटिक्स। जो आप लाइफ स्टाइल है ये इपिजेनेटिक यही है। तो आपने खान पान जब बदला तो उसमें आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चेंज हो गए। तो कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर जीन को जो है स्विच ओवर करते हैं कि उन्होंने यहाँ करके उसको एक्टिवेट कर दिया और डीएक्टिवेट कर दिया। ठीक है, तो अगर आप यही मैं कहना चाहता हूं कि आपको किसी भी चीज के लिए इलाज ढूंढने से ज्यादा जरूरी यह है कि हम इपिजेनेटिक्स का पता लगाएं कि कौन सा एपिजेनेटिक है जो इस बीमारी के लिए जो है जीन को जो है एथिलेट कर देता है, और हम उस एक्टिविटी को बदल करके, उस लाइफ स्टाइल को बदल करके हम उसके लाइफ को, उस जीन को एक्सप्रेस होने से रोक सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। मतलब आपने जो शुरुआत की वो ये था कि हम सीप का जो जेनेटिक सिस्टम है उसको थोड़ा सा अध्ययन करें। अब फ्रेश वाटर मसल्स के जो ऑयस्टर्स थे उसको हमने लैब में वो जैविक वातावरण दिया जो समुद्र का होता है। तो जो समुद्र में जो जीन एक्सप्रेस होते थे वो इसके अंदर होने लगे, और फिर आप उस पूरी रिसर्च को ले आए मनुष्यों के ऊपर। जी, तो इसके तो बड़े लाभ ही लाभ हैं अगर हम ये जो तरीके से करें। जो विधा है, जब ये आगे जैसे ये बढ़ती है तो इसका फ्यूचर जो है आने वाले समय में मुझे जो नजर आता है कि सारी ट्रांसफॉर्म करके रख सकता है ये। और अभी भी पल कल्चर टेक्नोलॉजी, पूरी दुनिया बोल रही है कि पल कल्चर टेक्नोलॉजी को तो उन्होंने पूरी तरह बदल दिया, ट्रांसफॉर्म हो गई, अब वो रही ही नहीं। जो अब तो हम वहां से और ऊपर चले गए। बिल्कुल। अब अगर पल की बात करें तो अंडमान जाने की जरूरत नहीं है, हम तो इलाहाबाद में बैठ के अंडमान जैसा पल बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। Exactly. अब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है या लाइफ क्वालिटी है वो आप चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। मैं इसमें डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता था कि देखिए, लैब कंडीशन मैंने बनाई, एक इसको इपिजेनेटिक्स मैंने इसका चेंज किया, यानी उस ऑयस्टर की लाइफ स्टाइल को चेंज किया मैंने, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को चेंज किया, और इसकी लाइफ पूरी बदल गई, इसकी एक्टिविटी बदल गई। इसी तरह अगर हम अपनी एक बेस्ट लाइफ स्टाइल को डिस्कवर करके उसको जिए तो हम एकदम डिसीज फ्री हो सकते हैं। जी, क्योंकि इट इज वेरी इजी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट कि ये इसमें बहुत बड़े एक्सपर्टीज की जरूरत है। बहुत आराम से आपको चीजों को पता चल सकता है कि अगर हम ये करेंगे तो ये हार्मफुल जीन हमारे एक्सप्रेस होने से रुक जाएंगे, ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। यू कैन जस्ट कस्टमाइज योर बॉडी, यू कैन कस्टमाइज योर हेल्थ, यू कैन कस्टमाइज योर लाइफ। डॉक्टर साहब, आपसे बहुत सारी बातें हुई और आपके बहुत सारे अचीवमेंट हैं। आप देश के लिए काम कर रहे हैं, आपको विदेशों से भी ऑफर हैं, लेकिन आपने किसी को स्वीकार नहीं किया। आप यहीं पे जुटे हुए हैं, यहीं अपनी लैब में काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। क्या सपना है आपका? कुछ नहीं, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि रिसर्च में जो मैं जिस जगह पर रिसर्च एक्टिविटीज़ में जिस तरीके से मैं इन्वॉल्व हूँ, तो मुझे काम ही मुझे गाइड करता है। जब मैं जाके लैब में बैठ जाता हूँ तो लैब में जितने इक्विपमेंट्स हैं वो मेरा काम का वो फिक्स कर देते हैं, लेबर फिक्स कर देते हैं कि भैया मेरे को कब इस्तेमाल करो। ऑटोक्लेव बोलता है कि मेरे को कब इस्तेमाल करोगे, तो हम कहा इसको ऑटोक्लेव करने के लिए पहले इसको क्लीन करना पड़ेगा, फिर वहाँ स्टरलाइज करना पड़ेगा यूवी में। तो पता लगा ये भी होने लगा, ये भी तो जो सारे इक्विपमेंट्स मेरे को काम पे लगा देते हैं। तो इस तरह मेरा रिसर्च मिशन शुरू हो जाता है। फिर जब एक चीज सामने आती है तो वो मुझे को लीड करती है दूसरे काम के लिए।
युवा पीढ़ी इस ओर आकर्षित हो, जो आपके शोध के विषय हैं उसमें आए, कुछ नया करे, कुछ नई चीजें डेवलप हों। हमारे यहाँ जो युवा है उससे बात करें तो जितना वो दिखता है उससे कहीं ज़्यादा काबिल और कहीं ज़्यादा वो जो है जो उसके अंदर टैलेंट है। दुर्भाग्य ये है कि उसको दिशा नहीं है, उसको पता नहीं है अपने बारे में कि वो क्या कर सकता है। और हमारे यहाँ तो बच्चे आज भी बहुत नेचुरल हैं, उनको कुछ करना पड़ता है, वो ऑटोमेशन में या इस तरीके से तो रहते नहीं हैं, वो कुछ करें, इसलिए उनका दिमाग सजग है, बहुत बेहतर है। मैं अपने यंगस्टर्स से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ एक बात ध्यान रखिए कि आप खुद कर सकते हैं कुछ भी। अगर आप इंतज़ार करते हैं कि कोई हमें कुछ करा देगा या किसी के सपोर्ट से हम कहीं पहुंच जाएंगे तो आप जीवन भर नहीं कर पाएंगे। कोई किसी को बना सकता है। सी योर एबिलिटी, अंदर देखो आपके अंदर क्या है और उससे सब कुछ हो सकता है। डॉक्टर अजय सोनकर, इसी पॉइंट पे हम इस बातचीत को विराम करते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बातें की आपने अपने रिसर्च के बारे में और हमारे अपने एनवायरनमेंट के बारे में। कितने सजग आप हैं, उतना ही सजग आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी रहें। और हम श्रोताओं से भी ये गुजारिश करेंगे कि इस बातचीत से उनको लाभ मिला होगा और वो एक सजग नागरिक के रूप में और एक जो शोध की दृष्टि होती है डे टू डे लाइफ में, उसका पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू। हमारे मेहमान में अभी आप पद्मश्री से सम्मानित वैज्ञानिक डॉक्टर अजय सोनकर से आशुतोष सुंदरम की भेंट वार्ता सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का इलाहाबाद केंद्र है।